हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल है? क्या हाल है? कैसा चल रहा है सबका? कैसा दिन गया? और सो दोस्तों, आज ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, स्पेशली उनके लिए जो फ्रेशर्स हैं, जो यूपीएससी जर्नी में एकदम किक स्टार्ट करना है, कंफ्यूज हैं कि क्या करना है, ऑप्शनल कौन सा लेना है, कैसे बढ़ना है आगे। तो भाई, तुम्हारा भाई है। कौन है? तुम्हारा भाई है। तुम्हारा भाई बताएगा ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए। और ऑप्शनल कौन सा लेने से पहले तुम्हारा भाई बताएगा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के बारे में, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी है तुम्हारा भाई का ऑप्शनल। एंड आई हैव सीन द प्रोज एंड द कॉन्स, द गुड एंड द बैड ऑफ दिस ऑप्शनल, द एवोल्यूशन द ऑप्शनल हैज़ वेंट थ्रू। इसलिए तुम्हारा भाई सब कुछ डिटेल में बताता हुआ एंथ्रोपोलॉजी को एकदम ही एक्सरे मार देगा। क्या कर देगा? एक्सरे मार देगा ऑप्शनल का। ठीक। तो सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी को एकदम ही डिटेल में तुरंत पढ़ते हैं यार। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए एकदम ही आगे बढ़ते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है। सबसे पहले तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? तो यार क्या करें, तुम लोग के लिए करना पड़ता है। एंथ्रोपोलॉजी इंसान हो गया, एंड लॉजी इज द स्टडी, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ ह्यूमंस। तो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमंस है, सिंपल सी बात। एक नया नया मार्केट में एकदम ऑप्शनल है, नया नया काफ़ी पुराना हो गया है बट डिमांड में। और एक्चुअली ये ऐसा ऑप्शनल है जो हम लोग कभी सुनते ही नहीं है। जब यूपीएससी में एंट्री मारते हैं तब पता चलता है कि यार ये कौन सा नया ऑप्शनल है भाई। हर किसी ने सोशोलॉजी सुन रखा है, पीएसआईआर भी कुछ सुन रखा होगा, इकोनॉमिक्स सुन रखा होगा भाई, साइकोलॉजी फिलॉसफी सुन रखा होगा, बट व्हाट इज़ दिस एंथ्रोपोलॉजी? तो लोगों के लिए काफ़ी नया होता है। और मतलब हाँ, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि रिजल्ट अच्छे नहीं आते, रिजल्ट आते हैं। और उसका भी एक रीज़न है, स्पेसिफिकली बात करेंगे। ठीक। बट अब हम बात करेंगे क्या 2025, क्या 2026 के लिए आपको एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल को परस्यू करना चाहिए? अगर आज अभी आप कन्फ्यूजन है तो क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम तुरंत बात करते हैं। ठीक। तो इसको तीन पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, तीन एरिया में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोज। ठीक। तुरंत बात करेंगे प्रोज, देन वी विल मूव ऑन टू द कॉन्स। एंड कॉन्स के बाद एक एक मिडिल टर्म बताऊंगा, क्योंकि यार कोई भी चीज़ ना 1 या 0 नहीं होता है। द वर्ल्ड इज़ नॉट 1 एंड 0, एवरीथिंग गोज इन बिटवीन। हर चीज़ दुनिया ना पूरी ग्रे एरिया में है। तो इसलिए सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। देखो, प्रोज से सबसे पहले है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भाई क्या है ये? क्या ऑप्शनल इंटरेस्टिंग है कि नहीं? ऑप्शनल भाई तगड़ा है, एकदम एकदम ही इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है। मज़ा आ जाती है पढ़ने में, मज़ा तो आ जाती है। बट देखो यार, मैं इंटरेस्ट का मैं बता देता हूँ आपको। दो थ्योरी होती है इंटरेस्ट की। एक होती है इनहेरेंट इंटरेस्ट थ्योरी। ठीक। इनहेरेंट इंटरेस्ट थ्योरी मतलब होती है कि तुम्हें पहले ही से इंटरेस्ट है उसी चीज़ में। और जब पहले ही से इंटरेस्ट होती है तो मतलब आप उसको पढ़ते हो। दूसरी थ्योरी होती है कि जो होती है ग्रोथ इंटरेस्ट थ्योरी, कि आपको इंटरेस्ट नहीं है मगर आप उसमें जंप कर गए हो, तो अब धीमे 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 इंटरेस्ट आता है। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन, कईयों को पहले से होता है, कईयों को बाद में भेज दिया जाता है। ठीक। तो भेज दिया जाता है, फिर आप पढ़ने लगते हो, पढ़ने के साथ साथ आप धीमे धीमे आपकी इंटरेस्ट जागने लगती है। इन द मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न जो साइकोलॉजिकल जो स्टडीज़ चल रही है ना, उसमें ग्रोथ इंटरेस्ट थ्योरीज पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। क्योंकि बच्चे यार, बच्चों को क्या पता होता है कौन सा एरिया अच्छा है, कौन सा एरिया नहीं अच्छा है। जब उनको डालोगे, पढ़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक। तो प्रेफरेंस मॉडर्न मार्केट में ग्रोथ की है। ठीक। तो अब एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की बात कर रहे हैं भैया, है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्यों है? इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि खुद ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, और ह्यूमंस के साथ साथ बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है। क्या इसकी स्कोप ना बहुत ही ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग क्यों है? स्कोप ही ज़्यादा है। आप इतने मल्टी डाइवर्स एरियाज़ को बारे में पढ़ते हो कि मज़ा आ जाती है। मल्टी डाइवर्स एरियाज़ में देखो, सिंपल सी बताता हूँ। मल्टी डाइवर्स एरियाज़ में 3-4 ब्रॉड एरियाज़ हैं। ठीक। 4 ब्रॉड एरियाज़ हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोशियो कल्चरल। सोशो कल्चरल एस्पेक्ट है। देखो, सोशो कल्चरल सोशियोलॉजी जो हम एक ऑप्शनल है ना, बिल्कुल वैसे ही है भाई, वैसे ही है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें एकदम सामाजिक ज्ञान लेते हैं, मज़ेदार। सामाजिक ज्ञान में क्या होती है? शादीशुदा, मैरिज लेते हैं। वी स्टडी अबाउट मैरिज, वी स्टडी अबाउट फैमिली, किंगशिप, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो सब कुछ सोसाइटी रिलेटेड जितने भी आप समझ सकते हो ना, जो भी चल रहा है वही सब हम लोग इसमें भी पढ़ते हैं, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक। और काफ़ी बढ़िया बढ़िया, मतलब इट इज़, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक मतलब आपके आंखों के सामने चल रहा है। जब आंखों के सामने चल रहा है और आप उसको पढ़ते हो तो आपको एक नया नज़रिया मिलता है। यू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव टू द थिंग्स, एंड दैट इज़ वाई दिस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल बिकम्स
एन इंटरेस्टिंग ऑप्शनल। ठीक, तो सेकेंड एक्सपेक्ट इसका है आपका लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। काफ़ी नेग्लेक्टेड है, इम्पोर्टेंस यूपीएससी भी नहीं देती है और एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी भी नहीं देती है, बट इट इज़ इवॉल्विंग। इस बार काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर साल कुछ कुछ आते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। तो अगेन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्यों है? इफ़ यू लुक एट द मॉडर्न लैंग्वेज में भी तो लैंग्वेज कितनी चेंज हो रही है भाई, एकदम ही कंप्यूटर गेमिंग वाली लैंग्वेजेस आ रही है, आपकी जेनजी लैंग्वेजेस आ रही हैं। तो जो इवोल्यूशन हो रहा है ना आपका इन लैंग्वेज, उसको पढ़ता है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। इनफैक्ट जब हिस्टोरिक, इसमें भी कई ब्रांचेज आती है, बट ये पूरा एवोल्यूशन पूरा डिटेल में कैसे कहाँ से आ रहा है सब कुछ पढ़ेगा। आपकी जो संस्कृत तमिल जो भी जितनी भी डिबेटें चल रही हैं इंडिया में, ठीक, वो सब भी ये डील करता है। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग। थर्ड आता है आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। भाई फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है कतई इंटरेस्टिंग, ठीक, मगर इसको लगता है टाइम लाने में। ठीक, और इट विल डिपेंड अपॉन योर बैकग्राउंड कि किसका कैसा बैकग्राउंड है, किसको समझ में आ सकता है कि नहीं। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, ठीक, इफ़ यू आर फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, तब तो आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको तो समझ ही में आने लगेगा, एंड विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो हो सकता है आपको समझ में आए या ना आए, ठीक, बट इट विल डिपेंड अल्टीमेटली, देखो मैं बताता हूँ, अल्टीमेटली इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टीचर जिससे आप पढ़ रहे हो। खुद से पढ़ने में थोड़ी सी इश्यूज़ हैं, ठीक, पढ़ा जा सकता है बट थोड़ा सा टेक्निकल है, एंड देयरफॉर मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ोगे और बढ़िया टीचर पढ़ा रहा होगा तो मज़ा तो आ जाएगी, बट काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है। ठीक, इसको क्या चैलेंजिंग है इसको बाद में बताते हैं, क्योंकि बहुत है, हॉट टॉपिक बहुत है ये। ठीक, उसके बाद आता है तुम्हारा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, आर्कल भाई ये साहब, ये है ख़तरनाक ऑप्शन, ये है ख़तरनाक पार्ट। ठीक, ये करता है परेशान भाई, बहुत परेशान करता है ये, हर किसी को परेशान करता है, इतना रटना पड़ता है, मगर इट इज़ इंटरेस्टिंग कंसिडरिंग द इंडियन सिविलाइजेशनल स्टेट, कितना एवोल्यूशन हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एक मतलब है बहुत इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा इसको मैं कैसे बताऊँ, इसको मतलब समझ लीजिए कि इंडिया में ना चल रहा है, हॉट डिबेट चल रही है अभी भी, क्योंकि आपको इफ लोग कि तमिलनाडु में भी किजाड़ी साइट को एक्सकेवेट किया है, मतलब कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ इंडिया में एक्सकेवेशंस हो रहे हैं, और उसके रिलेटेड ना अभी भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अभी तक हम लोग ने डिसाइफर नहीं करी है, तो उसके रिलेटेड डिबेट चल रही है। नॉर्थ साउथ डिबेट चल रही है आर्कोलॉजी की, इंडिया की पोजीशन इन ग्लोबल एवोल्यूशन की बात चल रही है। तो इसमें अगर इंडिया को अगर ना, क्योंकि इंडिया में भी इतना हम लोग ने एक्सकेवेशंस की नहीं, ठीक, आई एम प्रिटी श्योर भाई इंडिया में कुछ तो है, मुझे लगता है कि भैया इंडिया है, कुछ इंडिया में कुछ तो है कि यहाँ अगर खोदो तो भैया कुछ सोना वोना निकल आएगा, कुछ तो निकलेगा यहाँ। ठीक, बट इंडिया में इतना अभी फोकस नहीं है आर्कोलॉजिकल ग्रे से। ठीक, बट एट द सेम टाइम एवोल्यूशन हो रहा है, धीमे धीमे पढ़ रहे हैं उसको, बट डिमांड भी बढ़ रही है, और समय के साथ चैलेंजिंग भी होता जा रहा है। ठीक, तो इंटरेस्टिंग ओवरऑल द ऑप्शनल इज इंटरेस्टिंग। और कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव से भी मैं बात करूँ तो, अगेन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक, कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव तो अगेन इंटरेस्टिंग कैसे, देखो मैं कुछ रेलेवेंस बता देता हूँ इस ऑप्शनल का अभी के लिए। पहले तो भाई देखो इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, नेटवर्क। ठीक, नेटवर्क जब हम बात करते हैं ना, तो इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट रिलेटेड भी एथनोग्राफीज हो रही हैं, एथनोग्राफी मतलब स्टडीज़ हो रही हैं इंटरनेट में, में लोगों की कैसे पर्सनालिटीज़ चेंज हो रही है। तो इंटरनेट रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड एंथ्रोपोलॉजी एक अलग नई फील्ड निकल रही है। मरीन एंथ्रोपोलॉजी, मरीन एक्सकेवेशंस की बात चल रही है, हम जो मतलब जो राम सेतु ब्रिज की बात चल रही है, या तो द्वारका जो टेम्पल की बात चल रही है, तो वहाँ भी मरीन एंथ्रोपोलॉजी एक बढ़िया नया फील्ड निकल रहा है। मतलब इनफैक्ट मल्टीपल फील्ड्स हैं जो इससे अभी एंथ्रोपोलॉजी से निकल रही है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंथ्रोपोलॉजी एक नई आ रही है। ठीक, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, हर चीज़ नया नया इवॉल्व हो रहा है, डेटा के थ्रू मॉडलिंग बन रही है। तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ वेरी न्यू एरिया। ठीक, तो फ्यूचर रेलेवेंस तो इसका बहुत कुछ है, बट क्या इंडिया में है कि नहीं ये हमें देखना है। ठीक, तो रिगार्डिंग द प्रोज इट इज़ इंटरेस्टिंग, समय के साथ पढ़ते जाओगे तो मज़ा आती रहेगी और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। स्कोप के टर्म्स में मल्टीपल स्कोप्स हैं, एकदम ही मल्टीपल डायमेंशन हो जाती हैं, और इसके साथ आपको क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट है ना, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में हेल्प मिलेगी। पहले बात करते हैं यूपीएससी में।
अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में आपको हेल्प मिलती है, तो प्रीलिम स्टेज में थोड़ी सी हेल्प करती है, मैं आई विल बी ऑनेस्ट पूरी हेल्प नहीं करती है, बट बायोटेक पोर्शन थोड़ा सा हेल्प करता है, डीएनए आरएनए और बेसिक जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ट्राइबल रिलेटेड थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, ठीक, बट मेजर हेल्प नहीं मिलती प्रीलिम्स में। देन कमिंग टू द मेंस पार्ट में ऐसे में थोड़ा थोड़ा सा मिल सकता है, आप यूनिक एंथ्रोपोलॉजिस को, केस स्टडीज़ को कोड कर सकते हैं, एंड देयर आपको थोड़ा सा हेल्प मिलता है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इसमें मज़ा आ जाती है, ऐसा कोई इसमें कोई इशू नहीं है। देन सेकेंड आती है, ऐसे तो हो गया आपका, देन आता है GS1। तो GS1 में द पोर्शन ऑफ सोसाइटी, आई थिंक मेरे हिसाब से सोसाइटी के पोर्शन में थोड़ा सा हेल्प मिलता है, बट मतलब सोसाइटी भी ऐसी चीज़ है कि वो कोई ना हर कोई पढ़ ही लेता है, इट इज़ नथिंग न्यू, ठीक, इट इज़ वेरी कॉमन फॉर एवरीवन। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नया नहीं है कि सोसाइटी आप नहीं पढ़ पाओगे तो कोई नहीं पढ़ पाएगा, ठीक, तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, तो सोसाइटी को हर कोई पढ़ लेता है, तो इसलिए ज़्यादा कोई मेजर फैक्टर क्रिएट करता नहीं है। GS2 की बात करें, GS2 में कुछ ओवरलैप करता ही नहीं है। GS3 में भी अगेन, GS3 में देखो, GS2 और GS3 में थोड़ा थोड़ा ट्राइबल रिलेटेड राइट्स जो होती है ना, वो थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करती है, और वहाँ हेल्प करता है आपको एक मतलब हर GS1 में थोड़ा थोड़ा हर जगह थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब ऐसा प्योर कवरेज नहीं देगा, बट थोड़ा थोड़ा हर जगह कवर करता रहता है, ठीक, तो थोड़ा थोड़ा मज़ा आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होती है, बट ऐसा मेजर ये डोमिनेटिंग फैक्टर है, ऐसा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो ऐसा नहीं है, ठीक, बट इट विल हेल्प यू आउट, बट एज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है, ठीक, बट ठीक है, मतलब ख़राब नहीं है, बट ठीक है, ठीक। नाउ कमिंग टू द अदर सब्जेक्ट्स की यूपीएससी बियॉन्ड, भाई अपनी जीवन यूपीएससी में थोड़ा ना है, यू हैव टू लुक बियॉन्ड द यूपीएससी, इफ़ यू आर टेकिंग ऑप्शनल, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग टाइम इन सब्जेक्ट्स, तो you have to look beyond it, beyond your UPSC, look into your masters, into higher studies, whether if you are moving beyond and going into corporate, तो whether in corporate your UPSC प्रिपरेशन विल हेल्प यू आउट, तो इन सब चीज़ों में भी एंथ्रोपोलॉजी और आपका ऑप्शनल का मेजर रोल होता है, ठीक। तो इफ़ आई लुक बियॉन्ड यूपीएससी, तो रिसर्च में एक अच्छी फील्ड है, रिसर्च में यू आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ, कि हाँ भाई रिसर्च चल रहा है, रिसर्च में आप जा सकते हो, ठीक, बट क्या इंडिया में रिसर्च है, ये मेजर इशू है। इंडिया में इवॉल्व होगा, टाइम लगेगा, बट इंडिया में हो रहा है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, बट अगेन मतलब थोड़ा सा यार डाउटफुल है यार, मज़ा नहीं आती, बट ठीक है, इंडिया में है, थोड़ा सा है, बट इतना नहीं है, फ़ॉरेन में है, काफ़ी है, बट मुझे लगता है कि फ़ॉरेन में भी अभी डिमांड कम है, इंक्रीज़ हो रही है, बट रिलेटिवली इंडिया के कंपैरिजन में आपको थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, बट वही है, आप कर पाओगे कि नहीं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ, इफ़ यू हैव जेन्युइनली इंटरेस्ट, देन ऑफ कोर्स यू कैन परस्यू दिस एज अ रिसर्च फील्ड, ठीक, कर सकते हैं, नो डाउट आप कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, कर सकते हैं, बट नाउ कमिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, अब आपको नौकरी लेनी है, पैसा कमाना है, तो वेदर यू विल बी एबल टू यूटिलाइज योर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल फॉर इन योर प्राइवेट सेक्टर। देखो यार, प्राइवेट सेक्टर में तो मैं बोलूँगा कि है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में आप, क्योंकि देखो मुझे ऐसा पता है कि कैट के एग्ज़ाम्स में ना आरसी में आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपकी नॉलेज इतनी वास्ट हो जाती है ना, तो फॉर दैट अगर आप कोई भी कंपटीशन में आरसी या कोई भी डिबेट्स में, ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं ना, तो देयर इट विल हेल्प यू आउट इन गिविंग अप टॉपिक, स्पीकिंग अप, जो ज्ञान वाली बात होती है ना यार, आपके पास सबसे ज़्यादा है, आप हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं, यूपीएससी की नॉलेज के साथ प्लस जो आपकी एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज है, दैट विल हेल्प यू आउट इन कम्पीटिंग इन स्पीकिंग अप, ठीक। तो उस पर्सपेक्टिव में कैट इंटरव्यूज़, कैट का आरसीज जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है, उसमें इट हेल्प्स यू आउट, ठीक। प्लस इतना प्राइवेट सेक्टर में और कहीं इतनी डिमांड नहीं है जितनी बाकी सब्जेक्ट्स की नहीं है, जितनी बाकी सब्जेक्ट्स की है, तो ठीक है, मतलब इतना अभी के लिए इतना ही ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक, बट है, मतलब इफ़ यू फाइंड आप यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। कॉन्स में जब जाएंगे तो बात करेंगे इस बारे में, ठीक। तो प्रोस तो इतने ही है, स्कोप बढ़िया है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस काफ़ी अच्छा है, इट इज़ इंटरेस्टिंग, और जो फ्यूचर यूज़ की बात करते हैं यूपीएससी में है रिलेटिवली कम है, प्रीलिम्स में थोड़ी सी, मेंस में थोड़ी सी, रिसर्च प्राइवेट, ठीक। अब बात करते हैं
मार्किंग और मार्क्स की, क्या मार्क्स आते हैं कि नहीं भाई? मार्क्स तो आते हैं, मार्क्स आते हैं, दो इन द कमिंग टाइम्स इट हैज़ बिकम चैलेंजिंग, उसके बारे में बात करेंगे, बट क्या मार्क्स आते हैं? तो मार्क्स क्यों आते हैं एंथ्रोपोलॉजी में? एंथ्रोपोलॉजी में क्या है ना, इट इज़ बोथ अ साइंस एंड इट इज़ बोथ अ ह्यूमैनिटीज़। ठीक, तो ये बीच में कहीं लाई करता है, इसमें दोनों एस्पेक्ट हैं। जब हम साइंस की बात करते हैं तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपका पूरा साइंस आ जाता है। ठीक, ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं तो सोशो कल्चरल आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी बीच में आता है। तो जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ना इन दोनों में, ठीक, इट विल डिफाइन कि आपके एंथ्रोपोलॉजी में, अगर आप साइंस का पोर्शन भेजा करते हैं और अच्छे से अटेम्प्ट कर देते हैं तो देयर यू विल बी गेटिंग अ मोर मार्क्स। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ आपके मार्क्स कम आएंगे। ठीक, तो इसलिए फॉर दिस रीज़न, क्योंकि पेपर मिक्स आता है और मोस्टली पीपल आर फोर्स्ड इनटू अटेम्प्टिंग द साइंस पोर्शन, क्योंकि आप बिना साइंस पोर्शन अटेम्प्ट किए आप पेपर कर ही नहीं सकते। तो फॉर दैट रीज़न मैनी ऑफ यू एंड अप गेटिंग गुड मार्क्स। ठीक, मैनी ऑफ द पीपल एंड अप गेटिंग हायर, मतलब हायर, इसकी रेंज हाई है बिकॉज ऑफ दिस साइंस एस्पेक्ट, इसकी रेंज थोड़ी हाई है। दो इन द स्केलिंग इसको ड्रॉप कर दिया जाता है, नर्फ करा जा रहा है, बट अल्टीमेटली इसकी थोड़ी रेंज रिलेटेड टू अदर ऑप्शनल, ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल थोड़ी अच्छी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइंस पोर्शन। बट क्योंकि साइंस पोर्शन है तो ये टफ भी हो जाता है। ठीक, बट ठीक है, मतलब इन द मार्क्स पर्सपेक्टिव यू विल बी एबल टू गेट अ गुड मार्क्स। एवरेज इसका मैं बोलूँगा 250 ही है। ठीक, बट 2 साल से मुझे लग रहा है ये काफ़ी 240 तक झूल रहा है। ठीक, बट इसमें लोगों के 280s तक भी आते हैं, दो लेस आते हैं, बट काफ़ी, मतलब 2-3 साल से आई हैव सीन दैट पीपल थोड़े से डाउन चला गया है, बट इसको बात करते हैं। बट 250 तक लाना इट इज़ ईजी, 250 तक स्कोर करा जा सकता है इफ़ यू हैव द राइट नॉलेज एंड राइट टीचिंग। अगर आप सही जगह से पढ़े हो तो 240-250 के बीच में ईजिली स्कोर कर सकते हो। तो मार्क्स तो आते हैं। ठीक, तो हाँ, तो बस इतना ही है। मतलब प्रोज तो इंटरेस्टिंग है, स्कोप है, बता दिया, कॉन्टेम्प्रेरी रिलेवेंस है, इंटरेस्ट है, आपको दूसरी जगह हेल्प मिलती है, और मार्क्स के पर्सपेक्टिव में भी अच्छा है। ठीक, नाउ तो ये रीजंस हैं, आप चाहो तो एंथ्रोपोलॉजी ले लो। ना बात करते हैं कौन्स की। यार कौन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ ना ढंग से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। प्रोज तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मार्केट में इतनी हवा थी ना, लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी ऐसे हवा में ले लिया कि अब थोड़ा सा लोग पछता रहे हैं। अब मैं इसको आपको सिंपली बताता हूँ कि कौन्स क्या हैं इसके। देखो, जब हम इंटरेस्टिंग की बात करते हैं ना, इंटरेस्ट के साथ आते हैं कुछ चैलेंजेस, और ये सारे सब्जेक्ट्स में है कि हर ऑप्शनल में कुछ एक बेसिक एक कुछ एक्सपेक्ट है ही कि वो टफ है, चाहे कोई भी ऑप्शनल ले लो। और एंथ्रोपोलॉजी में भी एक ऑप्शनल है ही ऐसा। ठीक, एंथ्रोपोलॉजी में भी ऐसा कुछ एक एक्सपेक्ट है, और वो 2 एक्सपेक्ट हैं जो टफ हैं। एक है आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक, और दूसरा आपका ऑफकोर्स मतलब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी थोड़ा सा टफ एक्सपेक्ट में चला जाता है, डिपेंडिंग आपने पढ़ाया कि नहीं पढ़ा है, आपने कैसे कोचिंग करी है, कहाँ से कोचिंग करी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है नहीं है। बट ये जो आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है ना, ये टफ होता है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी टफ है क्योंकि यहाँ कुछ कोर मेडिकल टर्म्स आ जाते हैं और वहाँ थोड़ा एक्सपेक्ट फंस जाता है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा फंसने के चांसेस होते हैं। बट जहाँ आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आती है वहाँ टफ हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है कि इंटरेस्टिंग तो है, ठीक, बात कर ली कि थोड़ा सा टफ है। इसमें देखो, हाँ, इसमें क्या है कि सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है ना वो इजी है, समझना इजी है, बट इसको आंसर करना टफ है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी को लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट चल जाता है अपना, लोग धीमे धीमे काम चला रहे हैं। और बाकी आती है आपकी सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के आंसर, मतलब क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम बना रहा है ना वो टफ बनते हैं। ठीक, एंड इट यू नीड टू बी अपडेटेड विद द सोशल हैपनिंग्स, और जो एक डिसिप्लिन में जो चल रहा है सोशो कल्चर रिलेटेड वो आपको पढ़ना पड़ता है। और ये ना बहुत ही लिमिटेड ही कहीं से आप पढ़ सकते हैं, आपके पास अभी क्या स्टैंडर्ड बुक्स चल रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी बिकम वेरी डिफिकल्ट इन आंसरिंग द कॉन्टेम्प्रेरी रिलेटेड क्वेश्चंस।
ठीक। और यहाँ ये होती है इशू, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने में बहुत वास्ट है। और अब यूपीएससी क्या कर रहा है कि अंदर से जो छुपी चीज़ें हैं ना उसको निकाल के दे आर गिविंग यू क्वेश्चंस, एंड इन दैट केस इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ इट देन यू विल बी एबल टू आंसर, और अगर नहीं सुना है तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। तो देयरफॉर दिस बिकम्स वेरी टफ। इनफैक्ट सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी 2025 का पेपर देखोगे तो थोड़ा सा टफ दिखेगा। एक उसमें एक थ्योरीज का पार्ट है वो थोड़ा सा स्टिल बेटर था, बट जहाँ एक एनालिटिकल थोड़ी अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट करनी पड़ती है ना, वहाँ आप फंस सकते हो। ठीक। तो आंसरिंग क्वेश्चंस इन सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी इज बिकमिंग डिफिकल्ट, बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ब्रांच इज ईजी। ठीक। तो ये होता है सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में समझना भी डिफ़िकल्ट है, लिखना भी डिफ़िकल्ट है, और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हो सकता है इजी पूछे, हो सकता है टफ पूछे, बट ओवरऑल आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज टफ। किसी किसी के लिए आसान होता है जो रट लेते हैं। ठीक। बट इट इज़ ओवरऑल ऑन द टफर साइड। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज़ ऑल्सो ऑन द टफर साइड। अगर यू आर फ्रॉम अ नॉन मेडिकल, अगर आप इंजीनियरिंग हैं तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स आपको बहुत टफ लगेंगे, स्पेशली जो जेनेटिक मार्कर्स का पोर्शन है। ठीक। वैसे इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पोर्शंस भी हैं और वहाँ वो आप सेल थ्रू कर सकते हो, बट द मेडिकल स्टूडेंट्स या उस फील्ड से कोई होते हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हर कोई कर लेता है, इतनी डिमांड नहीं है, बट कभी यूपीएससी पूछ ले तो दिक्कत हो सकती है। दिस टाइम 2025 में लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी से एक सवाल पूछ लिए थे। ठीक। तो इंटरेस्ट, ओवरऑल की इंटरेस्ट की जब बात करते हैं ना, तो इंटरेस्ट ना एग्ज़ाम में जब आती है ना बात, ठीक, एग्ज़ाम में जब लिखने की बात आती है ना एग्ज़ाम, ये इंटरेस्ट ना वहाँ ख़त्म हो जाता है। ठीक। एग्ज़ाम बिकम्स अब काफ़ी चैलेंजिंग एग्ज़ाम हो रहा है, और यहाँ इंटरेस्ट को ना आपको इंक्रीज़ करना पड़ता है। बियॉन्ड जितना आपको पढ़ा रहे हैं ना उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। यू हैव टू लुक इनटू द रिसर्च पेपर, और वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको नॉलेज बेस बढ़ानी पड़ेगी। देखो कॉन्स में ये भी है कि यूजली एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप अपना स्टैटिक अच्छा करो। ठीक। बट यार इस ऑप्शनल का स्टैटिक ही बड़ा होता जा रहा है। ठीक। अगर स्टैटिक पहले इतना था, अब ये इसका स्टैटिक का बेस ही इतना बड़ा होता जा रहा है। ठीक। अपने में स्टैटिक बड़ा होता जा रहा है। ठीक। अब एक कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग थी। देखो भाई, एक कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ये थी कि करंट अभी तक एंथ्रोपोलॉजी में नहीं आता था। यूजली एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई करंट तो नहीं आता, इसमें सिर्फ स्टैटिक आता है, स्टैटिक पूछेंगे और बस लिखेंगे और मार्क्स आ जाएंगे, रट लेंगे और मार्क्स आ जाएंगे। बट ये ऐसा नहीं। ऑप्शनल हैज़ इवॉल्व, करंट पे एम्फेसिस हो रही है, जो स्टैटिक क्वेश्चंस आ भी रहे हैं वो भी करंट के बेसिस पे आ रहे हैं। ठीक। तो करंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और पीपल आर नेग्लेक्टिंग इट, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज। मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करंट नहीं पढ़ा रहे हैं, ओनली फ्यू टीचर हैं जो अभी तक इस पर फोकस करना स्टार्ट किया है। ठीक। तो कॉन्स क्या है, इंटरेस्टिंग है, बट एग्ज़ाम्स में ये इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग होता है एग्ज़ाम में उतारना। ठीक। क्वेश्चंस को एड्रेस करना बिकम्स चैलेंजिंग। स्टैटिक पोर्शन है, बट करंट और ये स्टैटिक पोर्शन धीमे धीमे एक्सपैंड करता जा रहा है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट आपको खुद इंडिविजुअली एफर्ट डालने पड़ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। ठीक। और यहाँ हो जाती है, आप पीछे हो जाते हैं, यहाँ हो जाते हैं आपकी इश्यूज़। यूजली क्या हो रहा है कि जो स्टडी मटेरियल है ना, स्टडी मटेरियल की बात कर देते हैं। यूजली जो स्टडी मटेरियल क्या है, नए नए लड़के आ रहे हैं, ठीक, वो वही पढ़ ले रहे हैं। एक अक्षय जैन की किताब है, ठीक, अच्छी किताब है, इट इज़ प्रोबली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स विच आर आउट देयर, बट अब ये आउटडेटेड हो गई। अब इससे सवाल नहीं बनते हैं। आप हेल्प ले सकते हो, बट नहीं, इससे सवाल नहीं बनते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। स्टैंडर्ड बुक्स आती थी, वो हैं अभी भी, उनको पढ़ना ही है, क्योंकि उसके बगैर आप अपना फाउंडेशन नहीं बिल्ड पाओगे। ठीक। तो स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मतलब मैं मानता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक से अच्छा आप अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, वो आपको पढ़ा देंगे। इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स हैं कि आप थक जाओगे। ठीक। अब प्रॉब्लम ये भी आती है ना, इसी से मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीपल स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ठीक। अगर आपके पास टाइम है तो आप हर स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो। ठीक। एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन। नहीं तो द बेस्ट बेट इज़ टू गो विद द कोचिंग मटीरियल्स। ठीक। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ा रहे हैं, और अब आप ये मान के चलो कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पढ़ा दिया है वही यूपीएससी के लिए बेसिस हो गया, और उसी से सवाल आ गया। नो इट इज़, अब यहाँ आपका और आपकी किस्मत और यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है। ठीक। दे विल बी फ्यू क्वेश्चंस जो बाहर से आ सकते हैं,
और दे विल बी फ्यू क्वेश्चन, बट ओवरऑल क्योंकि पेपर में ऐसा होता है कि देर आर ऑप्शंस टू पिक फ्रॉम, तो देयरफॉर मैनेजेबल होता है विद कोचिंग अगर अच्छी है तो। ठीक, थर्ड की बात करते हैं। देखो जो पेपर सेटिंग हो रही है ना यूपीएससी की, पेपर जो यूपीएससी सेट कर रहा है ना यार, अब चेंज हो गया है। 2022 तक मुझे लगता है, 2021 2022 तक आई वुड बिलीव द पेपर वाज ऑन अ वेरी इजियर साइड। ठीक, 2022 के बाद 2023 का पेपर, 2024 का पेपर एंड देन 2025 का पेपर काफ़ी टफ थे। 2024 का पेपर रिलेटिवली मुझे बहुत टफ लगा। 2025 वॉज अगेन वेरी टफ, बहुत ही चैलेंजिंग था। ठीक, लोगों को शायद ना लगे, बट जब पेपर अटेम्प्ट करो तो पता चलता है कि भाई क्या ही क्वेश्चन सेट किए थे, मज़ा आ गई थी। एग्ज़ाम में एकदम हालत ख़राब हो गई थी, मगर लिख दिया था कुछ करके। ठीक, तो आई विल बी डिस्कसिंग द 2025 पेपर ब्लॉक वाइज एंड इन डिटेल फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव हु हैव गिवन द एग्ज़ाम की कैसा लगता है। 2024 का जो पेपर था इट वाज वेरी टफ। अगर मैं आज भी देखता हूँ तो मुझे अभी भी बहुत टफ लगता है। 2024 का जो पहला पार्ट है, पेपर 2 वाज इजी फॉर मी। ठीक, 2023 2024 दे वर ऑन, दिस वाज ऑन अ ईजियर साइड, दिस वाज आल्सो रिलेटिवली ऑन अ ईजियर साइड। ठीक, इसमें थोड़े से बहुत ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछ लिए थे, कोई इधर से स्कॉलर उठा लिया, कोई उधर से स्कॉलर उठा लिया, तो इट वाज बिकमिंग चैलेंजिंग हेयर आल्सो, बट ठीक था। मतलब यहाँ से आप मान लो 2022 के बाद से काफ़ी चैलेंजिंग हो गया और ये चैलेंजिंग ही बढ़ता रहेगा। ठीक, हो सकता है एक समय के बाद उसको नॉर्मलाइज करे यूपीएससी, बट इट इज़ बिकमिंग चैलेंजिंग क्योंकि भीड़ बहुत है। अभी भी एंथ्रोपोलॉजी में भसड़ बहुत हो रखी है एंड बिकॉज ऑफ दैट यूपीएससी अब एक चैलेंज ले लिया है एंथ्रोपोलॉजी वालों ने कि भाई नहीं, तुम इतनी भीड़ आओगे तो अब हम तुमको पटकेंगे। तो अब वहाँ से चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक, एवरी एग्ज़ाम क्या है ना रिलेटिवली करते हैं। अब हर कोई डिसाइड कर ले कि हम कम परफॉर्म करेंगे तो अच्छा पेपर सबका अच्छा चला जाएगा। ठीक, बट अब कोई ज़्यादा ही पढ़ रहा है तो यूपीएससी को भी उस हिसाब से अपना लेवल इंक्रीज़ कर रहा है एंड फॉर दैट रीज़न द पेपर आर बिकमिंग डिफ़िकल्ट। उसकी स्कोप, उसका एरिया जो वो कवर कर रहा है वो एरिया टफ हो रहा है। क्वेश्चंस की फ्रेमिंग टफ कर रहे हैं, चीज़ों को इंटरलिंकिंग कर रहे हैं। जैसे अगर 2025 का देखो तो 2025 में एक क्वेश्चन में ना मल्टीपल टॉपिक्स थे, मल्टीपल टॉपिक्स की एंड को एकदम ही इंटरलिंक कर दिया, मल्टीपल टॉपिक्स को एकदम इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछ रहे थे और एग्ज़ाम में आंसर लिखना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक, पहले तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझ लिया फिर उसको क्वेश्चन को स्ट्रक्चरिंग करके लिखना। ठीक, इट वॉज ऑन अ वेरी डिफ़िकल्ट स्केल और मुझे लगता है जिसने ये कर दिया है 2025 वुड हैव बीन योर ईयर। अगर उसने ऐसा कर दिया, वो तो समय ही बताएगा कौन था वो, बट ठीक, बट ये है न्यू पैटर्न विच इज़ इमर्जिंग। ठीक, नेक्स्ट, अब यूपीएससी की जो बात कर रहे हैं, चैलेंजिंग हो रहा है, एरिया टफ है, कोचिंग मटेरियल्स नहीं है, इवॉल्व नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड बुक्स इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको करंट भी पढ़ना है, इसके साथ साथ नाउ लुकिंग बियॉन्ड यूपीएससी की बात कर लेते हैं। क्या आपको हेल्प करता है? ऑफकोर्स बात करी थी कि हेल्प करता है, बट बहुत ही हेल्प कम कर रहा है, बहुत ही कम कर रहा है और इशू करता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी में किया है ना, तो इशू क्या है कि आप अब इसमें क्या करोगे, आप एमए परस्यू करोगे। अब आप कहीं जाओगे तो आप कैसे बताओगे मैंने एंथ्रोपोलॉजी से ऑप्शनल की, तो उसको प्रूफ भी तो दो, तो उसके लिए आप मास्टर्स करोगे। अब यहाँ ना मास्टर्स करना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। ठीक, मास्टर्स करना वेरी बिग चैलेंज है। क्यों करना चैलेंज है, देखो मैं बताता हूँ। पहली बात तो एंथ्रोपोलॉजी खुद में बाइफरकेट हो गया है। ठीक, हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के एसेंस को होलिज्म की, होलिस्टिक ऑप्शनल है। ठीक, बट एंथ्रोपोलॉजी का सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये खुद में इतना टूट गया है कि इसके सब ब्रांचेस बन गए हैं। कोई फिजिकल, कोई सोशो कल्चरल में स्पेशलाइजेशन कर रहा है, कोई फिजिकल में कर रहा है, कोई आर्कोलॉजी में कर रहा है। जैसे फिजिकल दिल्ली की तरफ या नॉर्थ की तरफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादा फेमस है, साउथ की तरफ आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादा फेमस हो रखा है। तो उसकी वजह से अब आप मास्टर्स करने जाते हैं तो आप पहले तो खुद ही कन्फ्यूजन है कि मैं कौन से में एरिया में करूं, तो वहाँ हो जाती है बाइफर्केशन, कोई फिजिकल में डिमांड कर रहा है। ठीक, तो सीटें भी बढ़ जाती हैं। ठीक, तो यहाँ इशू हो जाती है। प्लस अब यार ना, एक तो एंथ्रोपोलॉजी की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मैंने होलिस्टिक बताया, दूसरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज़ अ फील्ड वर्क बेस्ड ऑप्शनल। ठीक, फील्ड वर्क बेस्ड सब्जेक्ट है। फील्ड वर्क बेस्ड सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको ज़मीन पे उतर के काम करना पड़ता है।
और दोस्तों यही होती हैं दिक्कतें, हर कोई फील्ड वर्क नहीं कर सकता। रीज़न बीइंग कि फील्ड वर्क्स ना बहुत ही डिफ़िकल्ट, कन्वेंशनली बात कर रहा हूँ, बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। आपको ट्राइबल एरिया में जाके फील्ड वर्क करना पड़ेगा, विलेज एरिया में जाके फील्ड वर्क करना पड़ेगा, और इतना टाइम नहीं यार। हम ऑप्शनल पर हम यूपीएससी की तैयारी करें कि अब हम ट्राइबल एरिया में जाए या विलेज एरिया में जाके हम फील्ड वर्क करें। तो कंसिडरिंग दिस चैलेंज, और इशू भी होता है ना, एक तो हमें पर टाइम नहीं है, ठीक, टाइम की कमी है। दूसरा हम अनफेयर मतलब बाकी ऑप्शन देखें तो यू आर सिटिंग एट अ होम, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आपको आपके मास्टर्स भी हो रही है, बट यहाँ आपको टाइम भी निकालना है, आपको परमिशन भी लेनी पड़ रही है, ठीक। एंड देन यू हैव टू लुक एट योर सिक्योरिटी, फिर फाइनेंसिस भी आपको खर्चा लग रहा है, और उसके बाद या तो फिर आप उसको रिक करोगे, ठीक। तो इट इज़ बिकमिंग ऑफ कोर्स न्यू एरियाज़ फील्ड वर्क एमर्ज हो रही हैं, जैसे नेट पे आपने फील्ड कर लिया, बट अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोफेसर है, कौन से प्रोफेसर आपको अलाउ करते हैं कि नहीं, तो इट बिकम्स अ चैलेंज। बट कन्वेंशनली ट्राइबल एरियाज़, विलेज एरियाज़, सोसाइटीज़, इनमें फील्ड वर्क, ज़मीन पे उतर के फील्ड वर्क डेटा कलेक्शन करना इज़ अ चैलेंज, डेटा कलेक्शन करना इज़ अ चैलेंज, एंड देयरफॉर दिस बिकम अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ठीक, फील्ड वर्क करना। तो इसमें डिसर्टेशन, और सिमिलरली अगर आप पीएचडी परस्यू करते हैं ना, अगेन इट बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट। प्लस इतनी यूनिवर्सिटीज़ में इतनी जॉब नहीं है, जिसकी वजह से इशू हो जाती है आपको एंथ्रोपोलॉजी परस्यू करना, ठीक। अब मास्टर्स कर लिया, अब जॉब की बात कर लेते हैं यार। जॉब भी नहीं है यार, जॉब मार्केट एंथ्रोपोलॉजी का नहीं है। रिसर्च में हो सकता है, प्रोफेसर में हो सकता है, बहुत ऑन अ वेरी लो स्केल, ठीक, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं ना यार। सोशोलॉजी में ज़्यादा डिमांड है, एंथ्रोपोलॉजी में कम है, तो बिकॉज ऑफ दैट जॉब्स भी नहीं है। सरकारी में तो आपको समझ ही गए। अब हम प्राइवेट सेक्टर की जैसे मैं बात करता हूँ, तो आई अगेन से कि प्राइवेट सेक्टर में आप कॉरपोरेट में जाते हो तो इट इज़ अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट प्रॉफिट, ठीक। ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू एरियाज जहाँ आप सोशल वर्क करते हो, ठीक, तो वहाँ हो सकता है आपको एंथ्रोपोलॉजी में डिमांड मिल जाए। बट अगेन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि सोशल एरियाज़ में ना, सोशल जो वर्क होता है, ठीक, उसमें सोशोलॉजी की ज़्यादा डिमांड होती है। अगेन स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है सोशोलॉजी, या तो इकोनॉमिक्स मेंशन्ड होता है, या पीएसआईआर मेंशन्ड होता है, ठीक। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यही तीन ऑप्शनल है, यही तीन ऑप्शनल की एक्चुअली में वैल्यू है इन द फील्ड, ठीक। चाहे सोशल वर्क हो गया, चाहे जैसे कंसल्टेंट पोस्ट है, इन कंसल्टेंट आप पॉलिसी कंसल्टेंट्स में चली जाइए या पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में चले जाइए, यू विल हैव अ गुड प्रेफरेंस, आपको वैल्यू मिलेगी अगर आपने इकोनॉमिक्स में करा है या पीएसआईआर में किया है, ठीक। सोशोलॉजी से भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी आपको, बट एंथ्रोपोलॉजी की कोई इतनी वैल्यू नहीं, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता है कि ऑप्शनल क्या है, ठीक, उनको आइडिया नहीं है एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, ठीक। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आपकी प्रेफरेंस, आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इनफैक्ट आपने इकोनॉमिक्स से किया है तो आपकी वैल्यू अपग्रेड हो जाएगी इफ़ यू डू योर मैनेजमेंट, ठीक। सब दुनिया इकोनॉमिक्स से चल रही है तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्रेफरेंस एंथ्रोपोलॉजी की कम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ी सी इशू हो जाती है, ठीक। प्लस ओवरलैप की बात करी थी मैंने, ओवरलैप की बात करी है कि नहीं करी? हाँ, तो ओवरलैप की बात नहीं करी, ओवरलैप की बात कर लेते हैं। हाँ, तो ओवरलैप की बात करी थी कि बहुत ही कम ओवरलैप होता है, बहुत ही कम ओवरलैप होता है। जैसे पीएसआई और ऑप्शनल है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल, पूरा जीएस2 कवर होता है, ऐसे में हेल्प मिलती है। मेरे फ्रेंड्स हैं वही बताते हैं कि यार जीएस2 में कवर हो जाता है, ऐसे में कवर हो जाता है, एथिक्स में भी हेल्प मिलती है, ठीक। तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जो आपको काफ़ी टाइम सेविंग करता है, ठीक। एंथ्रोपोलॉजी में आपकी टाइम सेविंग नहीं होती, ठीक। आपको हर जीएस2 भी पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ना है, एथिक्स भी करना है, और बल्कि आपको एंथ्रोपोलॉजी में रटना भी इतना है, एंड इन एडिशन टू दैट आपको जीएस2 भी पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो ऑफ कोर्स देयर आर इंडिविजुअल्स जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के भी टॉप करते हैं और जीएस2 में भी मार्क्स लेके आते हैं, बट अब जो फैक्ट है तो फैक्ट है यार, जो जो आपके सामने दिख रहा है, दिस इज़ द रियलिटी, ठीक। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न पीएसआईआर में भीड़ भी रहती है, ठीक। बट क्योंकि इतना प्यारा सब्जेक्ट है तो लोग तो कुछ भी कर लो, उसमें लोग को मार्क्स मिलती है, ठीक, ठीक। तो कंसिडरिंग ऑल दिस आई बिलीव कॉन्स तो यही है, ठीक। टाइम प्रिपरेशन का टाइम बता देता हूँ मैं, कितना टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने में। देखो टाइम तो लगता है, आई पर्सनली बिलीव पूरी कोचिंग करना पड़ेगा। कोचिंग के साथ साथ आपको अपने दिमाग में बैठाना, फिर टेस्ट सीरीज़ करना,
वो बहुत टाइम लगे आपको, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो आपको 1 साल लगेगा, ठीक। 1 ईयर तो पूरा एंथ्रोपोलॉजी आपको देना ही पड़ेगा, ठीक। इसके साथ साथ आप खुद से आई विल से खुद से आपको करंट को स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक। करंट के रिलेटेड सोर्सेज जो होंगी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, बट यू हैव टू एटलीस्ट गिव 1 ईयर्स, देन करंट भी देना पड़ेगा। 1 ईयर में आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट करनी है, खुद से ना पढ़ना, ठीक। दिस इज़ अ ब्लंडर, ठीक। ब्लंडर क्या है कि खुद से करना, सेल्फ से नहीं पढ़ना, ठीक। देयर आर पीपल जो सेल्फ कर लेते हैं, बट आई हैव फाउंड कि वो मतलब मुश्किल है, नहीं होता। ट्राई ना करना, फंस जाओगे। खुद से तैयारी करोगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट करो, प्यार से पढ़ो, बढ़िया हेल्प मिलेगी और आगे बढ़ो, ठीक। पेपर निकालना है, मास्टर वास्टर नहीं करनी है भाई तुम्हें, ठीक। कोचिंग करो, ठीक। इसका रीज़न है टेक्निकल ऑप्शनल है, इट इज़ नॉट समथिंग जो बस पढ़ लो हो जाएगा, ठीक। हेल्प चाहिए आपको, टाइम कम है, हेल्प चाहिए, टारगेटेड स्टडी करनी, भटकोगे फिर वापस ही वहीं आओगे, इससे अच्छा पहले से कोचिंग कर लो, ठीक। टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर ही कंप्लीट नहीं होता, इतना टाइम इतना सोचना पड़ता है कि आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, दैट इज़ द रीज़न टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो एटलीस्ट 1 ईयर प्लस करंट ईयर्स एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा, ठीक। ये 3-3 महीने में नहीं निकलते, ये ऑप्शनल, ये सब हो गया ज़माने पुराने, ठीक। सो दीज आर द कॉन्स। ओवरऑल मैं जजमेंट बता देता हूँ भाई, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल का सीन क्या है। ओवरऑल अगर मैं 5 साल पहले जाता, या अगर मैं अपने टाइम मतलब मुझे वापस मौका मिलता प्रिपरेशन करने, तो भाई मैं एंथ्रोपोलॉजी तो नहीं लेता, ठीक। ऑफ कोर्स एंथ्रोपोलॉजी इज़ अगेन आई डिफेंड कि प्रोबली वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट विच आर आउट देयर, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी इसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें हो जाती है, एड्रेस तो बहुत प्यारा ऑप्शन हो जाते हैं, बट इतना मार्केट में डिमांड नहीं है। एंड मुझे लग रहा है कंपटीशन, पेपर एवोल्यूशन सब कुछ बहुत चेंज हो रहा है, एंड फॉर दैट रीज़न एंथ्रोपोलॉजी इज़ नॉट गुड गोइंग, ठीक। इट इज़ नॉट अ सेफ। अगर मैं होता तो आई वुड हैव टेकन अप इकोनॉमिक्स, और आई वुड हैव टेकन अप PSIR। इनफैक्ट PSIR इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट, ठीक। सोशोलॉजी या तो ले लेता, ठीक, बट एंथ्रोपोलॉजी नहीं लेता भाई, बहुत रटना पड़ता है, ठीक। तो दिस इज़ यही है यार। बट अगर आपने पढ़ा है, चीज़ों को गो थ्रू किया है, एंड इफ़ यू स्टिल फील कि नहीं मैं एंथ्रोपोलॉजी ले सकता हूँ डिस्पाइट ऑल द प्रोज, ऑल द कॉन्स विच आई हैव शोन यू, एंड स्टिल यू बिलीव कि नहीं भाई, I believe that I can clear the examination and by taking up anthropology, then I would support you, go for it, ठीक। there is not an issue, I would support you, go for it, anthropology, do your masters, be a good student, कोचिंग करो, बढ़िया से पढ़ो और निकालो, ठीक। हाउएवर अगेन आई वुड से ट्राई टू थिंक अबाउट PSIR बिफोर गोइंग फॉर एंथ्रोपोलॉजी। अगर इंटरेस्ट बने तो PSIR कंटिन्यू करना, नहीं तो इकोनॉमिक कंटिन्यू करना, नहीं तो सोशोलॉजी करना बिफोर जंपिंग इनटू एंथ्रोपोलॉजी। इनको पहले प्रेफरेंस देना, या एनी अदर सब्जेक्ट विच यू हैव योर इंटरेस्ट, एंड ठीक। तो इतना ही था मुझे कहना, दिस इज़ द रियलिटी, एंड आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा प्रोज एंड कॉन्स। फ्यूचर क्या है एंथ्रोपोलॉजी का एज अ डिसिप्लिन, तो फ्यूचर है ऑफकोर्स, ठीक, यस, बट फॉर UPSC आई थिंक सो रहेगा। टॉपर्स तो आ ही जाते हैं हर जगह हर साल, बट मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपडेट करना चाहिए, खुद से भी काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड से नहीं काम चलेगा। इट इज़ बेटर दैट यू आप करो दूसरे ऑप्शन, दूसरे सब्जेक्ट्स को ले लो, बट ठीक है, it will exist in UPSC, ठीक। it will continue to exist along with the other subjects, ठीक। so this is all about anthropology which I wanted to tell you all. Thank you for listening to me.